Assalamu alaikum. So we are discussing today basically the cross price elasticity and the income elasticity of the demand. In the last two lectures, basically we discussed in detail what is basically the price elasticity of demand and how it behaves. And in another lecture we discussed in detail what are the basically interpretations of the elasticity and what is the difference between the point elasticity and the arc elasticity, and on the curve at each point we will find the different elasticities. So now we are going to discuss about the cross price elasticity, which is also very important concept in the microeconomics as well, and the income elasticity of the demand. Basically the both things are directly belongs to the consumer, and we will discuss that what is the cross price elasticity. So concept is very same कि अगर हमें percentage change in quantity demand चाहिए with respect to price, so this is the price elasticity. But then now we are using the word of the cross price elasticity. Cross price elasticity के लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो एप्सिलॉन यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम P के साथ एक और चीज़ यूज़ करते हैं P12. वो सिंपल P था. Actually P mean that if we are dealing in the commodity of the X, like suppose mangoes, तो हम मैंगो की ही प्राइस के साथ बात कर रहे हैं. क्रॉस प्राइस का मतलब ये है ये परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी with respect to या with in the response of the percentage change in the prices of the other good, other related good. So this is basically कि ये P12 बन जाएगा. वन मीन कि वो वन गुड है और सेकंड गुड की प्राइस के साथ उसकी इलास्टिसिटी को चेक किया जा रहा है. क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों कर रहे हैं हम क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी? प्राइस इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट तो समझ में आता है कि ये मार्कर है, इसकी प्राइस में इजाफा या कमी आप करेंगे तो इसकी क्वांटिटी डिमांड में फ़र्क आएगा. सिमिलरली एक कार है, उस कार की अपनी प्राइस में इजाफा होता है तो हमें कार की क्वांटिटी डिमांड में फ़र्क नज़र आएगा. क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है और क्यों होता है? फार्मूला सेम है. फार्मूले में अगर हम बात करें तो चेंज इन क्वांटिटी, ओके फाइन, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस, और प्राइस लेकिन जब हम यूँ बात करेंगे तो क्वांटिटी 1 होगी, प्राइस 2 हो जाएगी. लेकिन किसी दूसरी कमोडिटी की प्राइस के साथ की बात हम करेंगे तो उसकी प्राइस और कमोडिटी आप अपनी ही लेंगे. अब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट्स जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत कॉमन है वो आके यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाई इट इज़ नीडेड द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी. और उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है मतलब कि सब्स्टिट्यूट और आपके पास जो है वो कॉम्प्लीमेंट. अब देखें बेसिकली यहाँ पर गेम है सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का. हम की बात कह रहे हैं कि अगर हमारा जो डिमांड कर्व है वो कहता है क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पर हम 1 यूज़ कर रहे हैं कि हमारी अपनी डिमांड, लेकिन प्राइस दूसरे की. तो अगर एक क्वांटिटी डिमांड को उसकी अपनी प्राइस के साथ दूसरे के साथ अगर आप रिलेट करें तो हमें उसकी भी इलास्टिसिटी का फ़र्क पता होना चाहिए, क्योंकि हमें पता लगता है कि दूसरों की प्राइसेस के तब्दील होने से हमारी इंटरेस्टेड कमोडिटी में क्या फ़र्क आने वाला है. ये एक प्रोड्यूसर के लिए, कंज्यूमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और डे टू डे लाइफ में वो अपनी इस तरह की एनालिसिस करता रहता है. अब अगर मिसाल के तौर पे वो सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगी, सो सब्स्टिट्यूट गुड्स में रिलेशनशिप किस तरह से बिल्ड होगा? अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, मिसाल के तौर पे हमने बात की थी बीफ की और चिकन की, सो बीफ की प्राइसेस में अगर इजाफा हो रहा है, बीफ की प्राइसेस में इजाफा हो रहा है और ये चिकन है, तो चिकन की क्वांटिटी डिमांड में इजाफा होगा, क्योंकि चिकन की जो अपनी प्राइस है वो कांस्टेंट है. बीफ का जो कंज्यूमर है वो चिकन की कंजम्पशन पे शिफ्ट होगा. तो सब्स्टिट्यूट्स के केस में आपको एक पॉजिटिव रिलेशनशिप मिल सकता है. जब रिलेशनशिप मिल सकता है तो हम ये कह सकते हैं कि हमें बीफ की प्राइस में अगर 1% चेंज आता है तो चिकन की कमोडिटी में कितना फ़र्क आएगा. तो सिंपल, अगर हमारे पास
एक नंबर मौजूद हो कि प्राइस ऑफ चिकन बीफ पहले 1 थी, प्राइस ऑफ $1 थी, प्राइस ऑफ बीफ फिर $2 हो गई, और उसके नतीजे में चिकन की क्वांटिटी में हमें जो था वो X to Y तक का इजाफा नज़र आ रहा है। वो अगर आपको 2 कमोडिटीज़ को आप लेते हैं और उसकी प्राइस की चेंज होने से इसकी कमोडिटी में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो उनमें रिलेशनशिप है, ना वो उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है, और ना उसकी कोई प्राइस इलास्टिसिटी की आंसर्स की सिग्निफिकेंस होगी। सिंपल। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूट गिफ्ट। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम कहते हैं कि अगर क्वांटिटी डिमांडेड 1 की ही बात की जा रही है और दूसरी प्राइस की बात की जा रही है, लेकिन गुड कॉम्प्लीमेंट है, तो आप किस तरह बिहेव करेंगे? हम ये कह रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट गुड्स से क्या मुराद है, जो हम बहुत सिंपल लेते हैं। जैसे मिसाल के बैट एंड बॉल, बैट और बॉल एक साथ प्ले किए जाते हैं, जो चीज़ें एक साथ मिल के प्रोपोर्शन में प्ले की जाए वो कहलाती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मिसाल के तौर पे आपके पास गाड़ी होगी तो आपको फ्यूल भी लेना पड़ेगा, ओके। इस तरह की आप बहुत सारी मिसाल, इस तरह से आप शुगर एंड कॉफ़ी पीने चाहते हैं, उसमें शुगर जो लोग डालते हैं, सो दैट्स मीन कि वो अपने एक आपके पास 1 कप ऑफ कॉफ़ी में 1 टीस्पून शुगर डालते हैं, सो दिस इज़ अ प्रोपोर्शन। सो इस तरह की बहुत सारी मिसाल हम अपने उसमें ले सकते हैं। तो जो चीज़ें मिलके चलती हैं, सो हम ये कह सकते हैं कि हमारी अपनी कमोडिटी पे हमारी अपनी प्राइस का तो असर आना ही है, लेकिन अगर हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस में भी कोई तब्दीली आती है तो उससे भी हमारी डिमांड में फ़र्क पड़ सकता है, और वो चीज़ हम चेक कर सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी के तहत। मिसाल के तौर पे इसका रिलेशनशिप क्या होता है? इसका रिलेशन अगर गुड्स और कॉम्प्लीमेंट, तो रिलेशनशिप अगेन नेगेटिव हो जाएगा। वो कैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं फ्यूल कंजम्पशन की, हमने यहाँ पे लिया हुआ गैसोलीन ली हुई, हमने पेट्रोल कंजम्पशन ने ली हुई, पेट्रोल कंजम्पशन ली हुई है, लेकिन हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड है लेट्स सपोज द व्हीकल प्राइस। अगर एक ओवरऑल व्हीकल प्राइस में आपको इजाफा नज़र आएगा तो आपको एट द रिज़ल्ट इसका एक इम्पैक्ट आएगा, यानी लैग इम्पैक्ट आएगा। व्हीकल के प्राइस में इजाफा होगा, व्हीकल की परचेज में कमी वाक़ होगी। व्हीकल ऑटोमेटिकली जब कम होंगी तो उससे इम्पैक्ट होगा कि गैसोलीन या पेट्रोल कंजम्पशन में ऑटोमेटिक कमी हमें नज़र आएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में दोबारा आपको एक नेगेटिव रिलेशनशिप मिलती है, लेकिन विद ये अगेन क्रॉस प्राइस है, यानी कि किसी दूसरे की कमोडिटी की प्राइस के मुताबिक आपकी अपनी कमोडिटी में। सो अगर इलास्टिसिटी पॉजिटिव आ रही है क्रॉस में तो दैट्स मीन कि वो गुड सब्स्टिट्यूट है, अगर इलास्टिसिटी नेगेटिव आ रही है तो दैट्स मीन वो गुड्स कॉम्प्लीमेंट है, और अगर इलास्टिसिटी आ ही नहीं रही दैट्स मीन कि वो ना सब्स्टिट्यूट है ना कॉम्प्लीमेंट है, वो उसके साथ बिहेव नहीं कर रहा। और विद द रिस्पेक्ट ऑफ द सिट्रस पैरेबल्स यानी अदर थिंग्स आर रिमेन कांस्टेंट, और अगर इसके अलावा कुछ हो रहा है उसका मतलब है कि कुछ अदर फैक्टर्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। So this is a very important concept of the cross price elasticity, and other concept is that the income elasticity. Income elasticity again it's very important, and because we know that we have a significant impact of the income on the demand. So होगा क्या बेसिकली, आपके पास जो फार्मूला बनता है वो अगेन इलास्टिसिटी का बनता है। अब वो प्राइस इलास्टिसिटी नहीं होगी, वो बन जाती है आई मीन इनकम। तो बहुत सिंपल है, the percentage change in the quantity, okay, with respect to percentage change in the income, okay fine, this is a simple formula, और उसको हम आसान तरीके से इस तरह ले सकते हैं कि डेल्टा क्यू डेल्टा आई एंड आई ओवर क्यू। वेरी सिंपल इज दैट कि आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, और आप कहते हैं कि ये आपकी इनक्लास, यानी कि 1% इंक्रीज इन इनकम से क्वांटिटी डिमांड में किसी कमोडिटी की प्रोडक्ट में कितना फ़र्क पड़ेगा, और वो आपकी सिंपल इनकम इलास्टिसिटी बन जाती है। इनकम इलास्टिसिटी से थोड़ा सा हम और भी कुछ चीज़ें लर्न करने की कोशिश करेंगे कि इससे थोड़ा सा फ़र्क क्या पड़ता है, हमें देखने की ज़रूरत है। देखिए प्राइस इलास्टिसिटी का मैं अगर आपको थोड़ा सा बताऊं तो आप ये कहते हैं कि ऑन द सेम कर्व पे डिफरेंट प्राइसेस, बेसिकली डिमांड में अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो डिमांड में कमी वाक़ई होगी, नेगेटिवली स्लोप्ड है।
और हर पॉइंट पे हमें एक डिफरेंट इलास्टिसिटी मिल रही है, बिकॉज कि ये आपका प्राइस है और ये आपका क्वांटिटी है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, हमारा कहना ये है कि क्वांटिटी और इनकम जो होती हैं वो बेसिकली पॉजिटिवली रिलेटेड होती हैं। ओके फाइन। सो अगर आपको क्वांटिटी है और ये इनकम है तो यहाँ पर आपको एक पॉजिटिवली रिलेटेड मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अगर आपकी इनकम में इजाफा होगा तो क्वांटिटी में भी इजाफा आपको मिलेगा। ये आपका ये तो अब वो इजाफा कितना होगा, वो कितना उसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो इलास्टिसिटी से हम इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन एट दैट टाइम प्राइसेस के डिफरेंट होने पर आप ऑन द कर्व ही थे। लेकिन यहाँ पर आप जब रिलेशनशिप बनाएंगे प्राइस के साथ क्वांटिटी का, सो एट एवरी न्यू पॉइंट यू विल हैव आ डिफरेंट डिमांड कर्व्स। यानी कि यहाँ पर आप जाएंगे तो वो आपका ये डिमांड कर्व होगा, यहाँ पर आप जाएंगे तो आपका ये डिमांड कर्व होगा, उसको नीचे तक ले जाते हैं। ये समझने की सिर्फ बात ये है, मैं आपको समझाता हूँ कि वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, चेंज इन इनकम चेंज इन क्वांटिटी। हो क्या रहा है, यानी कि जैसे ही आपकी डिमांड में इजाफा हुआ, जैसे ही आपकी डिमांड में इजाफा हुआ, सो आप एक हायर डिमांड कर्व पे चले गए। यानी कि जो शिफ्ट ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था कि प्राइस में इजाफा, प्राइस में चेंजेस पे आप ऑन द कर्व रहते हैं, लेकिन अगर इनकम में इंक्रीज होगा तो आप न्यू डिमांड्स पे जाएंगे। सो दिस चेंज ऑफ क्वांटिटी विल नॉट बी ऑन द कर्व, ये होगी आपकी एक न्यू डिमांड कर्व पे, ठीक है। सो वी रैप अप अवर लेक्चर। बेसिकली सिंपल, नंबर 1 द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, और उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, एंड वी डिस्कस द रिलेशनशिप। एंड अनदर कॉन्सेप्ट इज इनकम इलास्टिसिटी। सो वेरी सिंपल, द चेंज इन क्वांटिटी डिमांड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द इनकम। और आंसर मिसाल के तौर पे अगर आपके पास आता है, ये पॉजिटिव आंसर आएगा, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि प्राइस इलास्टिसिटी में नेगेटिव आंसर आता है, लेकिन सब्स्टिट्यूट के केस के अंदर पॉजिटिव आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री केस में नेगेटिव आएगा, ऑन प्राइस इलास्टिसिटी में भी नेगेटिव आएगा, और इनकम इलास्टिसिटी के अंदर भी आपके पास आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा। लेट सपोज अगर आपके पास आंसर 2 आ रहा है, सो हम ये कह सकते हैं कि 1% इंक्रीज इन प्राइस 2% इंक्रीज इन कमोडिटी वो करेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लेक्चर, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियो।